अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सुहेब ताहिर एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। ये हमारी सीरीज़ का 5वां लेक्चर का सेकंड पार्ट है, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स के हवाले से। तो शुरू करते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स असल में ऑर्गेनिक हेट्रोजीनस कंपाउंड है। ऑर्गेनिक हेट्रोजीनस का मतलब क्या है कि ये आपके कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे, और हेट्रोजीनस का मतलब कि इनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा बल्कि उनके साथ डिफरेंट किस्म के और भी जो है एलिमेंट्स मौजूद होंगे। हमने पढ़ा था एक होते हैं होमोसाइक्लिक होते हैं, एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। बिल्कुल इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन की भी अगर हम सिंपल क्लासिफिकेशन करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक होते हैं होमोजीनस जिसके अंदर आपके सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और एक होते हैं हेट्रोजीनस जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरे एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो लिपिड असल में आपकी क्या है? एक हेट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फैटी एसिड से रिलेट करते हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, इसके अलावा बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं और फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। जो लिपिड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। हाइड्रोफोबिक लफ्ज हाइड्रोफोबिया से याद रखें। हाइड्रो फॉर वाटर, फोबिक मतलब हीटर, कि वाटर हीटर होंगे। ये ऐसे कंपाउंड है, ये हाइड्रोफोबिक है, इसी वजह से ये वाटर को हीट करते हैं और इनसोल्युबल है वाटर के अंदर। लेकिन ये सोल्युबल किसके अंदर होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल वगैरह या बेंजीन वगैरह जो है उसके अंदर ये सोल्युबल होंगे। दे प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट की निस्बत डबल अमाउंट एनर्जी की देते हैं, लेकिन इनसे एनर्जी लेना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी वजह से ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट को एज अ सोर्स यूज़ किया जाता है। तो आगे है इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड की अगर हम बात करते हैं तो दे आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, इसी वजह से क्योंकि यह पानी से हीट करते हैं, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, इसी वजह से सेल के अंदर कंपोनेंट्स बनाते हैं। हमारे जो खुलिए होते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं, उनके अंदर कंपार्टमेंट्स और कंपोनेंट्स बनाने के लिए जो कौन होते हैं? वो लिपिड्स बनाते हैं। इसी तरीके से दे स्टोर एनर्जी, ये इस एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करते हैं। ये इंसुलेशन भी देते हैं एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट। हमारी जो स्किन है वो बेसिकली लिपिड का ही, उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट मौजूद होता है जो हमें सर्दी के अंदर इंसुलेट करता है। इसके अलावा ये हीट एंड कोल्ड के लिए हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। और ये क्या काम करती हैं? एक्ट एज अ बैरियर, एक बैरियर के तौर पर भी ये काम करते हैं। वैक्सीज जो होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं? आपके एक्सोस्केलेटन या इंसेक्ट्स के जो हैं उनके एक्सोस्केलेटन का पार्ट होती हैं, वो भी क्या है? लिपिड्स हैं। अब इसी तरीके से आपने सुना होगा जिस तरह वैसलीन आजकल आती है, ये भी बेसिकली एक क्या है? वैक्स है। डिफरेंट किस्म की वैक्सीज आज मार्केट में अवेलेबल है। ये सारी की सारी किसकी बनी होती हैं? लिपिड की बनी होती हैं। इसके अलावा लिपिड्स विटामिन ए, डी और ई का बहुत जो है इम्पोर्टेंट सोर्स होती हैं। इसके अलावा ये ब्रेन सेल का इंटीग्रल पार्ट होती हैं, बहुत ही ज़रूरी पार्ट होती हैं, बुनियादी जुज़ होती हैं। और ये नर्व सेल्स के अंदर भी जो ख़ास किस्म की अगर हम बात करते हैं, जो नर्व सेल्स हैं उनके अंदर एक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोग्लियल सेल्स कहा जाता है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो हमारे पास ये जो है एक न्यूरॉन है, और इसके अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये एक सेल बॉडी है, या उसका एक्सोन है। और ये जो साइड में आपको नज़र आ रहे हैं सेल, जिन्हें हम शिवान सेल्स कहते हैं, ये शिवान सेल किसके बने होते हैं? लिपिड के बने होते हैं। इसी तरीके से नर्व इम्पल्सिस का काम क्या होता है? जो नर्व न्यूरॉन्स होते हैं उनका काम होता है इस तरीके से सिग्नल भेजना। तो यहाँ पर क्या है? तो ये नर्व सेल्स का पार्ट होते हैं। मोस्ट कॉमन लिपिड जो है उनमें सिंपल लिपिड्स हैं। सिंपल लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मौजूद होता है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड आपके ऐसे कंपाउंड है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी लॉन्ग चेन कार्बन उनके अंदर मौजूद होता है, यानी कि उनके अंदर आपको जो कार्बन, ये जो ग्रुप नजर आएगा COOH, ये मौजूद होगा। और इसके साथ जो कार्बन की कुल तादाद होगी वो होगी इवन नंबर होंगे, और वो कहाँ से शुरू होंगे? 2 से 30 तक होंगे। एसाइल ग्लिसरॉल ये सिंपल लिपिड्स की एक एग्जांपल है जिनके अंदर क्या होते हैं? ग्लिसरॉल मौजूद होता है और साथ में एक फैटी एसिड मौजूद होते हैं।
अब ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल एक ऐसा अल्कोहल है जिसके साथ 3 कार्बन और हर एक कार्बन के साथ OH अटैच होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। और एक होता है ग्लाइऑक्सल, वो हमने 4th चैप्टर के अंदर देखा था। अब ग्लिसरॉल के पास क्योंकि 3 OH है, इसी वजह से ये 3 फैटी एसिड के साथ मिल सकता है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं एसाइल ग्लिसरॉल। याद रखें ये COO, अगर यहां पर देखें COO, इस ग्रुप को हम कहते हैं एसाइल, और एक एसाइल एक ग्लिसरॉल, इसी वजह से इनको क्या कहा जा रहा है? एसाइल ग्लिसरॉल। अब यहाँ पर 3 एसाइल ग्रुप यूज हुए, यानी कि 3 फैटी एसिड यूज हुए और उनके 3 एसाइल ग्रुप होंगे, जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या बनेगा? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का बॉन्ड बनेगा। तो ट्राई फॉर 3 एसाइल, मतलब एसाइल 3 ग्रुप है और एक ग्लिसरॉल है। ट्राई एसाइल 3 एसाइल ग्रुप मौजूद है और एक ग्लिसरॉल मौजूद है। तो ये मोस्ट कॉमन एसाइल ग्लिसरॉल जो है ये सिंपल लिपिड्स की एग्जांपल है। दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, जो कि क्या होती हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन की जो तादाद होती है वो 2 से 30 तक होती है और इवन नंबर होते हैं कार्बन की, यानी आपको 2, 4, 6, 8 इस तरीके से मिलेंगे। और उनके अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा? COOH। और ग्लिसरॉल का नाम क्या है? 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राइओल। प्रोपेन ट्राइओल मतलब प्रोपेन 3 कार्बन वाली, पहले कार्बन पे भी OH जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पे भी OH जुड़ा हुआ है और तीसरे कार्बन पे भी OH जुड़ा हुआ है। ट्राई मतलब 3 OH ग्रुप है। ओल एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्राइओल का मतलब 3 OH रखने वाली अल्कोहल। केमिकली दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। याद रखें जब भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है तो हमेशा क्या बनता है? एक एस्टर बनता है। एस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, और हमने पढ़ा था कि डिफरेंट किस्म के एस्टर डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स के अंदर यूज होते हैं। मोस्ट कॉमन एसाइल ग्लिसरॉल कौन से हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, यानी कि 3 एसाइल ग्रुप 3 फैटी एसिड मिलकर एक ग्लिसरॉल के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक सिंपल लिपिड बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इट्स नेम शोज दैट 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल मेड अप ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये आपके 3 एसाइल ग्लिसरॉल 3 एसाइल ग्रुप यानी फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल जब मिलेंगे तो आपस में क्या बनाएंगे? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इसके लिए जो क्योंकि एक एस्टर बनेगा, एस्टर बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम होगा एस्टरेज। आगे आपको फैटी एसिड लिख के दिखाया है, एक है पॉल्मेटिक एसिड और एक है स्टेरिक एसिड, और ये दोनों के दोनों सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का कंसेप्ट अभी बताते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। बेटा याद रखें जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो एस्टर बनेगा। एस्टर बनने के प्रोसेस को हम कहेंगे एस्टेरिफिकेशन। फैट्स एंड ऑयल्स, अब ये आ जाता है, ये भी सिंपल लिपिड्स की एग्जांपल है। फैट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं लिपिड्स के जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होते हैं। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड आपके सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि उनके अंदर जितने भी कार्बन होंगे उनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ क्या बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। कार्बन टू कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो वो सैचुरेटेड होगा, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो क्या होंगे? अनसैचुरेटेड होंगे। तो फैट्स के पास सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं, जबकि ऑयल्स के पास क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, यानी कि उनके कार्बन से कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जो फैट्स होती हैं वो नॉर्मली आपने अगर घी को देखा हो तो वो घी नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर पर घी नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, जबकि ऑयल्स नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। रूम टेम्परेचर की बात करें तो दे आर फाउंड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। दे आर फाउंड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, वो ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन से, क्योंकि ऑयल अनसैचुरेटेड होते हैं, जब हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर हम फैट को ऑयल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमने ऐड किए थे हाइड्रोजन, अगर उनको निकाल देंगे तो वापस फिर वो जो है ऑयल बन जाएंगे। तो ऑयल्स कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑयल के पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और जब फैट्स को हम क्या करते हैं? एक प्रोसेस से गुजारते हैं जिसके अंदर क्या होता है? डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया, हम इसे क्या कहेंगे? ये क्या बन गई? ऑयल बन गया, एक लिपिड बन गया जो कि ऑयल थी। अब जो सोर्स है वो एनिमल का,
वो फैट में जो मेन कंपाउंड है, जो लिपिड मिलता है वो एनिमल से मिलते हैं, जबकि ऑयल जो है वो ज्यादातर किधर से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो कंटेन करते हैं 1 to 6 डबल बॉन्ड, यानी कि उनके पास 1 से 6 डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होंगे, किनके अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर। या ये स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या ब्रांच चेन हो सकते हैं, यानी कि जो कार्बन की चेन हो सकती है वो या स्ट्रेट हो सकती है या फिर ब्रांच हो सकती है। जब ये ग्लिसरॉल के साथ मिलेंगे तो क्या होगा, ग्लिसरॉल के साथ मिलने पर इनका रिएक्शन होगा, स्टेरिफिकेशन होगा और एक सिंपल लिपिड फॉर्म होगी। ठीक हो गया। आगे जाते हैं सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा फैट्स के क्या सोर्स थे, एनिमल, जबकि ऑयल के क्या सोर्स थे, प्लांट्स। तो ये सबसे पहले पॉइंट आ गया। एनिमल लिपिड फाउंड इन एडिपोज टिश्यूज, हमारे जो एडिपोज टिश्यूज जो बेसिकली मोटापे की वजह बनते हैं, ये उसके अंदर ज्यादातर जो है फैट स्टोर होती है। मिल्क कंटेन बटर एंड क्रीम, दैट इज लिपिड। जो बटर और क्रीम जो है बेटा, जिसे हम मक्खन और क्रीम कहते हैं, ये भी किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है, ये भी लिपिड होती है। मेरीन एनिमल लाइक सैल्मन एंड वेल्स, बेटा डिफरेंट किस्म के ये जानदार हैं, सैल्मन और वेल्स, ये भी लिपिड्स का सोर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, ऑयल्स होते हैं, इनके जिगर का तेल जो है वो वहां से निकलता है। कोड लिवर ऑयल, ये इनके जिगर से जो है वो हासिल होता है। सीड प्लांट्स ऑफ सोर्स, अगर हम बात करते हैं सीड ऑफ द प्लांट्स, अगर हम बीजों की बात करें, आपने सुना होगा डिफरेंट किस्म के बीज, जिस तरह के सरसों के बीज सरसों के तेल के लिए होते हैं, बादाम का रोगन भी निकलता है वो बादाम के तेल के, इसी तरीके से मकई का तेल भी आजकल निकलना शुरू हो गया है, और डिफरेंट चावलों का भी मेरे ख्याल में सुनने में आया था, और इसी तरीके से कोकोनट ऑयल, ये डिफरेंट किस्म के बीजों से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। यूजेस है आगे लिपिड के, अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो लिपिड ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, जिस तरह के बटर हमने कहा था, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, घी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो घी जो है वो आगे कुकिंग के लिए यूज़ होता है। इस तरीके से जो लिपिड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट किस्म के फ्राइंग फूड्स के अंदर यूज़ होते हैं, जिस तरह हमने ऑयल, आपने पढ़ा होगा कि ऑयल जो है वो डिफरेंट किस्म की चीज़ों को फ्राई करने के लिए यूज़ होता है, तो वो भी इस चीज़ के लिए होगा। लिपिड आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर बेकरी प्रोडक्ट्स, लिपिड्स को बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एनिमल जो फैट्स है वो ज़्यादातर किस में इस्तेमाल होते हैं, सोप की इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स यूज फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पसेस, और बहुत सारे जो बेटा ऑयल्स हैं जो कि फिशेस से हासिल हो रहे थे, जो हमने कहा था कोड लिवर ऑयल, वो एक फिशेस से, वेल की फिशेस से जो है वो उनकी किस्म से हासिल हो रहा था, जो वेल्स थी, और उनसे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सी किस्म की दवाइयाँ तैयार कर रहे हैं, ड्रग्स तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा फॉर्मेशन है बेटा वेजिटेबल और बनस्पति घी की। हम वेजिटेबल और बनस्पति घी को कैसे बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल के ज़रिए बनाते हैं। जब हम वेजिटेबल ऑयल के अंदर, क्योंकि वो क्या था, अनसेचुरेटेड था, जब हम उसे हाइड्रोजन को उसके अंदर ऐड करवा देते हैं तो वो सेचुरेटेड हो जाता है। तो वो पहले वो ऑयल था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो निकल के लिए हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। 250 डिग्री से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर यूज़ होता है। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है आपके पास मार्जरीन। मार्जरीन में बेटा वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन से प्रोड्यूस की जाता है। अगर बात करें बासी मक्खन की जो बू होती है बेटा, वो किसकी वजह से होती है, जो उसकी स्मेल होती है उसके अंदर मौजूद एक फैटी एसिड ब्यूटानोइक एसिड की वजह से होती है बेटा। अब ब्यूटानोइक एसिड का ही एस्टर मिथाइल अल्कोहल के साथ अगर लेंगे तो मिथाइल ब्यूटानोएट जो है वो एस्टर बनेगा, और ये आपका एप्पल लाइक स्मेल रखता है, जो मोस्टली आपके डिफरेंट किस्म के जूसेस वगैरह में एप्पल का टेस्ट लाने के लिए यूज़ होता है। इस तरीके से इथाइल ब्यूटानेट जो एस्टर है वो इथाइल ब्यूटानोएट एस्टर आपके इथाइल अल्कोहल और ब्यूटानिक एसिड का एस्टर होता है, और इसके अंदर पाइन एप्पल लाइक स्मेल होती है, जो ज़्यादातर केक वगैरह के अंदर स्मेल देने के लिए यूज़ होता है। आगे जाता है न्यूक्लिक एसिड्स। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, जिस तरह बाकी हमने पीछे पढ़े कि वो सारे के सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड भी क्या होंगे, ये भी ऑर्गेनिक होंगे और मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे, और ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है, क्योंकि ये बेटा आपके सेल्स का सबसे बड़ा पोर्शन होते हैं। तो जो डीएनए होता है, जो आरएनए होता है, वो बेसिकली क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल हैं, ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड एक पेंटोज शुगर, यानी हमने पढ़ा एक पेंटोज, हमने पीछे पढ़े थे कि कुछ पेंटोसिस होती हैं, यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर होती है। मोस्टली क्या होती है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज।
राइबोज के अंदर सिंपल आपके जो है वो 5 कार्बन वाली शुगर होती है, जबकि डीऑक्सी राइबोज, डी मतलब एलिमिनेशन से है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर दिया गया। राइबोज में से जब एक ऑक्सीजन को निकाल दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, डी राइबोज बन जाएगी। और नाइट्रोजनस बेस होती है बेटा, नाइट्रोजनस बेस या तो डबल रिंग होगी या फिर सिंगल रिंग होगी। एक फॉस्फेट ग्रुप होगा जो कि फास्फोरिक एसिड से H3PO4 से आपको हासिल होगा। हमारे पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है डीएनए जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि उसके अंदर जो राइबोज यूज की जाएगी वो कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोज होगी। बस इसी वजह से उसे हम क्या कह देंगे, डीएनए कह देंगे। आरएनए में क्या होगा, सिंपल राइबोज यूज होगी, इसी वजह से हम उसे सिंपल राइबो न्यूक्लिक एसिड कह देंगे। अब डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अगर हम बात करते हैं तो डीएनए बेटा क्या है, एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर एक स्ट्रैंड इस तरीके से जो है वो मौजूद है तो दूसरा स्ट्रैंड उसके पैरेलल तो होगा लेकिन इस तरीके से मौजूद होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होंगे। जब वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो हम कहेंगे डीएनए क्या है, एक डबल जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर है जो क्या है, जिनके अंदर दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल। एक एंड को हम कहते हैं 3 एंड और एक एंड को हम कहते हैं 5 एंड। अगर यहां पर अगर 3 एंड होगा तो इस जगह पर क्या होगा, 5 एंड होगा। इसी तरीके से ये एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल, तो इसी वजह से यहां पर क्या होगा, 3 एंड होगा और इस जगह पर क्या होगा, 5 एंड होगा। देख लें, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। इस तरीके से ये जो है सारा स्ट्रक्चर होगा। द स्ट्रक्चर वॉज डिस्कवर्ड बाय जे वॉस्टन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉस्टन ने और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 के अंदर मॉडल पेश किया था और उसके मुताबिक बेटा क्या था कि डीएनए क्या है, एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है जो कि 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन का बना हुआ है। अगर हम इस डायग्राम पे आए तो यहाँ पर हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन है, एक न्यूक्लियोटाइड की चेन ये है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की चेन ये है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है। 2 चेन कॉइल विद ईच अदर टू फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर। ये एक दूसरे से बल खाकर क्या बनाते हैं, एक हेलिकल स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको बल खाए हुए नजर आ रहे हैं, ये हो गई हेलिकल स्ट्रक्चर। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट। बैकबोन बेटा किसकी बनी है, ये जो बेस है बेसिकली ये किसकी बनी है, शुगर और फॉस्फेट की। और ये दरमियान में जो आपको नजर आ रही है ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस। चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय नाइट्रोजनस बेस बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जो नाइट्रोजनस बेस होती हैं वो दोनों चेन्स की आपस में जुड़ी होती हैं। डीएनए ओनली कंटेन मोनोन्यूक्लियोटाइड बेस। डीएनए के पास सिर्फ मोनोन्यूक्लियोटाइड बेस होती हैं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ, अब ये क्या कंसेप्ट है यहाँ पे सिर्फ याद रखें, डिफरेंट किस्म की न्यूक्लियोटाइड होती हैं। एक होती है मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक होती है डाई न्यूक्लियोटाइड और एक होती है ट्राई न्यूक्लियोटाइड। इनके फॉस्फेट की बुनियाद पर होता है। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। अगर एक होगा तो मोनो, अगर 2 फॉस्फेट होंगे तो डाई और अगर 3 फॉस्फेट होंगे तो ट्राई। तो डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फॉस्फेट वाली न्यूक्लियोटाइड मौजूद होती है। और हमने कहा था न्यूक्लियोटाइड किससे बनी हुई है, न्यूक्लियोटाइड एक पेंटोज शुगर से बनी हुई है, एक नाइट्रोजनस बेस से बनी है और एक कम से कम एक फॉस्फेट से बनी है। इसके बाद डिफरेंट किस्म की न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं और उनके अंदर डिफरेंट किस्म की नाइट्रोजनस बेस होती हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस की बिना पर ही हम क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन जो होती हैं वो होती हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन हमेशा बेटा थायमिन के सामने होती है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के सामने होती है। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है @GC। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ होगी और डबल बॉन्ड के साथ होगी, जबकि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ होगी जो कि ट्रिपल बॉन्ड बना रही होगी। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। तो डीएनए क्या है, एक परमानेंट स्टोरेज प्लेस है, किसके लिए,
जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए। आपके अंदर जो भी खसूसियात नज़र आती हैं, आपकी आँखों का रंग, आपके बालों का रंग, आपकी स्किन का कलर, ये जितने भी हैं ये सारा का सारा कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए कंट्रोल कर रहा है। इट कंटेन ऑल जेनरिक इन्फॉर्मेशन, इसके पास सारी की सारी जेनरिक इन्फॉर्मेशन, जीन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। ये बेटा किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये ट्रेट का हमने इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ा था, चलो केमिस्ट्री वालों को मैं बता देता हूँ। ट्रेट्स क्या होते हैं? ये सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात का मजमुआ है जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेट। तो ये जो जीन्स हैं, बेसिकली डीएनए जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रेट्स के वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर के लिए। इसके अलावा जो डीएनए है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है, वो प्रोटीन कौन बनाता है? डीएनए। इसके अलावा ये किसी भी शख्स की मॉर्फोलॉजी बता देगा कि उसकी शक्ल कैसी होगी, वो किस तरह का होगा, उसका सेक्स क्या होगा, यानी वो मेल होगा या फीमेल होगा। करेक्टर, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्सप्लेन कौन करेगा? डीएनए। इस तरीके से जितने भी जो इंफॉर्मेशन होगी वो डीएनए के ऊपर जहाँ पर स्टोर होगी, उस एक ख़ास सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे बेटा? जीन कहेंगे। कि जीन डीएनए का छोटा सा वो पार्ट है, पूरे डीएनए का वो पार्ट है जो कि ख़ास किस्म की प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन रखता है। जो ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन रखेगा उसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। और जो डीएनए है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ किसके ज़रिए कंट्रोल करता है? आरएनए के ज़रिए। चौधरी साहब है पीछे बैठेंगे और आगे हुक्म देंगे। डीएनए वहाँ पर बैठ कर अगर हुक्म किसके ज़रिए देगा? आरएनए के ज़रिए देगा। तो डबल स्टैंड जो डीएनए है वो ये जो है क्या करता है? रिड्यूस करता है एरर्स ऑफ जीन्स, क्योंकि इनके अंदर जो डबल स्टैंड होता है हमेशा एडेनिन थायमिन के सामने होगी, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के सामने होगी। इसी वजह से ये एक स्टैंड दूसरे स्टैंड की पोजीशन को क्या करेगा? फिक्स करेगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चेंज आ गया, एडेनिन यहाँ पर थी लेकिन यहाँ पर ग्वानिन आ गई, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, जिससे क्या होगा? हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर एरर आ चुका होगा। कैंसर इज कास्ड बाय एरर इन डीएनए, लेकिन अगर डीएनए में कोई एरर हो जाए तो उसके जरिए क्या हो सकता है? कैंसर भी हो सकता है। अगर डीएनए को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया कि वो किस तरीके से काम करता है, तो हम इसके इलाज का तरीका भी ढूंढ सकते हैं। यानी कैंसर के इलाज का तरीका भी डीएनए की स्टडी के जरिए मुमकिन है, क्योंकि अगर हमें डीएनए का पता होगा कि किस तरीके से जो है डीएनए अपना एक्शन परफॉर्म करता है, हम इजीली क्या कर सकेंगे? डीएनए को ट्रीट कर उस बीमारी को ख़त्म कर सकेंगे। आगे देता है आरएनए। आरएनए क्या है? ये एक सिंगल स्टैंड, डीएनए डबल स्टैंड था, ये सिंगल स्टैंड है। जिस तरह डीएनए के अंदर हज़ारों न्यूक्लियोटाइड थी, इसके अंदर भी क्या होंगी? 100 से हज़ारों न्यूक्लियोटाइड होंगी। डीएनए पीछे से मैसेज भेजता था मैसेंजर आरएनए के थ्रू। इसी वजह से मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता था? प्रोटीन बनाना। हमने पढ़ा था कि डीएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। और वो भेजेगा किसको? आरएनए को। तो डीएनए से आरएनए का बनना बेटा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जो मैसेंजर आरएनए से है उसका प्रोटीन का जो बनना है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए का बनना क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन तैयार हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। तो जो आरएनए है वो एक प्रोसेस के तहत बनता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जो आरएनए मैसेज लेकर जा रहा होता है उसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। डिफरेंट किस्म के आरएनए प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक होता है मैसेंजर आरएनए जो कि मैसेज लेकर जाता है, एक होता है ट्रांसफर आरएनए जो चीज़ों को ट्रांसफर करता है। ख़ास तौर पर अमीनो एसिड को की बात की जाए तो अमीनो एसिड के लिए होता है वो। इसी तरीके से एक होता है राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोम सेल्स के ऑर्गेनेली हैं, ठीक है। तो खैर आपका सिर्फ बुक में सिर्फ मैसेंजर आरएनए है, तो मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेके जाता है आरएनए वो क्या है? मैसेंजर आरएनए। ये किस चीज़ का बना होता है बेटा? इसके अंदर शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, बिल्कुल वैसे जिस तरह डीएनए में थी। नाइट्रोजनस बेस होती है, लेकिन बस फर्क क्या होता है? डीएनए और आरएनए में दो मेन डिफरेंस होती हैं। एक, डीएनए के अंदर क्या थी? डीऑक्सी राइबोस थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है डीऑक्सी, मतलब कि इसके अंदर राइबोस कौन सी होगी? डीऑक्सी। जबकि आरएनए के अंदर आपको कोई डीऑक्सी नजर नहीं आएगा, तो मतलब इसके अंदर सिंपल राइबोस होगी। और नाइट्रोजनस बेस भी बिल्कुल वैसे ही होंगी, बस फर्क क्या होगा? दूसरा फर्क यह है कि थायमीन की जगह पर क्या चीज़ होगी? यूरासिल होगी। नाइट्रोजनस बेस
यूरासिल होगी किसकी जगह पर, नाइट्रोजनस बेस थायमीन की जगह पर। अब डीएनए क्या करता है, डीएनए मैसेंजर आरएनए को बनाता है। इसको प्रोसेस को हमने क्या कहा था, ट्रांसक्रिप्शन। और जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर प्रोटीन बनाने के लिए पहुंचता है, तो इसकी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है, उसे रीड किया जाता है और उसके बाद उसे पढ़कर क्या तैयार कर दी जाती है, प्रोटीन तैयार कर दी जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। आगे जाते हैं विटामिन्स। तो विटामिन सबसे पहले 1912 के अंदर हॉपकिन ने सजेस्ट किया था कि कुछ ऐसी सब्सटेंस भी हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड से हटकर कुछ अलग चीजें हैं, लेकिन वो भी ग्रोथ के लिए क्या है, जरूरी है। उसके बाद जो फंक था उसने क्या सजेस्ट किया, ये भी एक साइंटिस्ट था जिसने ये सजेस्ट किया कि इनको हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं, क्योंकि उसने डिस्कवर कर लिया था विटामिन बी जो कि क्या था, थायमीन। अब ये बेटा याद रखें, एक है थायमीन THYMINE, एक Y के साथ थायमीन है, ये नाइट्रोजनस बेस है। ये THIAMINE है यानी थायमीन। ये जो थायमीन है ये एक विटामिन है, तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये जो Y वाली है ये नाइट्रोजनस बेस है, जबकि ये जो I वाली है ये क्या है, विटामिन है। ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ विटामिन की अगर हम बात करते हैं बेटा, दो मेन कैटेगरीज हैं। जो फैट में डिसॉल्व हो जाएं वो फैट सोलेबल विटामिन, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं वो वाटर सोलेबल विटामिन। फैट सोलेबल विटामिन के अंदर बेटा सिंपल याद रखें, वाटर सोलेबल विटामिन हैं विटामिन सी और विटामिन बी। इसके अलावा जो कुछ भी आ जाएगा वो फैट सोलेबल विटामिन होगा, क्योंकि आपके कोर्स में ज्यादा नहीं है, इसी वजह से हम मेन कैटेगराइज कर लेते हैं। विटामिन जो वाटर में सोलेबल है वो है सी और बी, और इसके अलावा जो भी होंगे वो फैट सोलेबल विटामिन होंगे, यानी ए बी डी के ये सारे के सारे क्या होंगे, फैट सोलेबल विटामिन होंगे। तो फैट सोलेबल विटामिन क्या है, दीज आर द विटामिन दैट आर सोलेबल इन फैट्स। ये किसके अंदर सोलेबल होते हैं, फैट्स के अंदर सोलेबल होते हैं, लेकिन ये वाटर के अंदर सोलेबल नहीं होते। विटामिन कौन कौन से हैं, ए डी ई के। ठीक है, इस तरीके से जो वाटर सोलेबल विटामिन होंगे, वाटर सोलेबल विटामिन दीज आर द विटामिन दैट आर सोलेबल इन वाटर, जो कि वाटर में सोलेबल होंगे। अब विटामिन सी और विटामिन बी, क्योंकि ये कम्प्लेक्स होता है, इसकी भी आगे तकरीबन 10 टाइप्स होती हैं, जिस तरह के B1 होता है, B2 होता है, B12, बड़ी सारी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं, वो इसी वजह से इसे बी कम्प्लेक्स कह रहे होते हैं। ये वाटर सोलेबल होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक हो गया। अब जो विटामिन ए है इसके सोर्सेज क्या हैं, याद रखें, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। याद रख लें कि ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स कार्बोहाइड्रेट्स का भी सोर्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोटीन्स का भी सोर्स है, और ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है बेटा विटामिन का भी, तकरीबन तमाम तरह के विटामिन का सोर्स है। बनाना के अंदर और अनार के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो सारे तरह के विटामिन प्रेजेंट होते हैं, कुछ कम क्वांटिटी के अंदर होते हैं, कुछ ट्रेस के अंदर होते हैं, लेकिन तकरीबन सारे ही मौजूद होते हैं। तो खैर विटामिन ए, तो विटामिन ए की बेटा अगर हम बात करते हैं तो इनका मेन सोर्सेज कौन से होंगे, ये मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि आपके जो दूध वगैरह के प्रोडक्ट्स होंगे उनके अंदर पाया जाएगा। अंडे में, फल में, सब्जियों में, तेल वगैरह के अंदर विटामिन ए पाया जाएगा। इसके अलावा बीटा कैरोटीन बेटा जो लिवर के अंदर फाउंड होती है, ये भी विटामिन ए बनाने के लिए जरूरी होती है। इस तरीके से जो बीटा कैरोटीन है जो कि कैरेट के अंदर, गाजर के अंदर मिलती है, ये भी विटामिन ए का बहुत बड़ा सोर्स होती है। इसी तरीके से जो फिश लिवर ऑयल है ये विटामिन डी का सोर्स है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स विटामिन डी का सोर्स है। इसके अलावा हमारी बॉडी भी क्या करती है, लाइट की मौजूदगी में विटामिन डी को तैयार करती है। आपने अक्सर देखा होगा सर्दियों के अंदर आप धूप सेकते हैं, धूप में जाके बैठ जाते हैं, अब वो बेसिकली विटामिन डी तैयार कर रही होती है उस वक्त आपकी स्किन। अब इनके यूजेस क्या हैं, विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए बेटा क्या करता है, आपकी हेल्थ को मेंटेन रखता है, खास तौर पर आपकी स्किन की एपिथेलियम की हेल्थ को मेंटेन रखता है। इसके अलावा विटामिन ए किसके लिए इवॉल्व है, जो है बेसिकली आपके डार्क विजन के लिए, कि अंधेरे में जब आप देख सकते हो तो वो किसकी बदौलत होता है, विटामिन ए की बदौलत होता है। इसके अंदर अगर आपने बायोलॉजी के वालों स्टूडेंट्स के लिए है कि वो बायोलॉजी वालों ने अगर आप पढ़ा हो, तीसरे चैप्टर के अंदर आई का टॉपिक पढ़ा हो, तो उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि वहां पर एक रोडोप्सिन बनाने के लिए, केमिकल बनाने के लिए जो है विटामिन ए यूज हो रहा होता है, जो कि आई की क्या करता है,
मदद करता है डार्क के अंदर देखने के लिए, जो कि लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए या विटामिन ए के अंदर जो लेवल है वो मेंटेन ना रह सके तो आपको जो बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, जिसे शब कोरी, रात के वक्त नजर ना आना ये कहते हैं। और दूसरी बीमारी बेटा क्या है, आई का इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आई की सोजन भी हो सकती है। विटामिन डी बेटा जो छोटे बच्चों में होती है वो रिकेट्स होती है अगर विटामिन डी कम हो जाए, और ऑस्टियोमलेशिया बेटा हमेशा अडल्ट्स के अंदर होती है। इसमें जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर होकर टेरीमेरी डीफॉर्म्ड हो जाती हैं बच्चों के अंदर, जबकि बड़ों के अंदर कमज़ोर होकर टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, उनको फ्रैक्चर होने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। आगे जाते हैं वाटर सोलेबल विटामिन, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर सोलेबल विटामिन वाटर में सोलेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो विटामिन सी है, विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। द मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस विटामिन इज देयर एक्सेस डज नॉट कॉज डिजीज। सबसे बड़ा विटामिन जो वाटर सोलेबल होते हैं उनका एडवांटेज ये है कि ये क्योंकि ये वाटर में सोलेबल होते हैं, इसी वजह से ये आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होते हैं, तो इसी वजह से इनका ज़्यादा होना बॉडी के अंदर नुकसानदेह नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इनकी कमी हो जाए तो ये नुकसानदेह हो सकती है। जैसे कि विटामिन सी की अगर कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो एक बीमारी जिसे हम स्कर्वी कहते हैं, सूखेपन की बीमारी जो होती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ऐसी कंडीशन आती है जब विटामिन सी की कमी हो जाती है। आगे जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स की इम्पोर्टेंस क्या है, विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जैसा हमने शुरू में पढ़ा था कि जो फंक ने था ये सजेस्ट किया, हॉपकिन ने ये सजेस्ट किया था कि कुछ ऐसी सब्सटेंस भी हैं जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, जिन्हें बाद में विटामिन्स कहा गया। तो इसी वजह से विटामिन्स किस लिए ज़रूरी हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से विटामिन को तैयार नहीं कर सकती, इसी वजह से, सिवाय विटामिन डी के, और वो भी बहुत कम हमारी बॉडी तैयार करती है, जो कि फूड के ज़रिए लिया जाता है। विटामिन हमारे हमेशा फूड के ज़रिए, फूड के कंटेंट के ज़रिए हासिल होती है। इसके अलावा नेचुरल विटामिन जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जबकि विटामिन जो है वो हमेशा किसके साथ लेते हैं, खाने के साथ लेते हैं। विटामिन हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद देती हैं। इसके अलावा हमारी जो फूड इंजेक्शन है ये कभी भी क्या डाइजेस्ट नहीं हो सकती अगर उनके अंदर विटामिन का कंटेंट मौजूद ना हो। आगे देता है कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम। ये थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या हैं कि कहाँ कहाँ पे एंजाइम मैंने आपको बताया था, एंजाइम क्या है, ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि यूज होती हैं आपके किसी भी रिएक्शन को तेज करवाने के लिए, और ख़ास तौर पर बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज करवाने के लिए। और सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल एंड बेवरेजेस के अंदर, शराब की सनत के अंदर जो है एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट कॉमन यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ किए जाते हैं वो डाइएस्टेज होते हैं, इन्वर्टेज होते हैं, जाइमेज होते हैं, डिफरेंट किस्म के फर्मेंटेज एंजाइम होते हैं, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए डिफरेंट किस्म के एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम जो कि फर्मेंट करते हैं अल्कोहल को, जिस तरह के एथेनॉल, ये भी बेटा क्या है, एक अल्कोहल है। फ्रॉम मोलेसिस एंड स्टार्च, मोलेसिस से या स्टार्च से क्या करते हैं एंजाइम, उनकी फर्मेंटेशन करके अल्कोहल तैयार करते हैं, क्योंकि ये शुगर होती है। अब बेटा इसके अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें। ये कंसेप्ट है एनारोबिक रिस्पिरेशन का। एनारोबिक रिस्पिरेशन का मतलब है जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर। अगर हम दोबारा शुरू के ऊपर चले, अब सबसे पहले सफ़े की तरफ, तो हमने कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाई जाती है। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो ये स्ट्रक्चर ये दोबारा वापस मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसे हमने कहा था सेलुलर रिस्पिरेशन। लेकिन ऑक्सीजन की मौजूदगी अगर ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो ग्लूकोज को मुकम्मल तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। ऑक्सीजन की मौजूदगी में एरोबिक रिस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है। और इस कंडीशन के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं है तो इस कंडीशन के अंदर सेल जब एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। अब फर्मेंटेशन दो तरह की होती है, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यूज की जाती है किसके अंदर, आपकी जो है शराब की सनत के अंदर
शराब की इंडस्ट्री के अंदर यूज़ की जाती है। और उसके लिए मोस्ट कॉमन जो चीज़ होती है वो शुगर का यूज़ किया जाता है, जिसकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की जाती है। और मोस्ट कॉमन जो एंजाइम होते हैं वो डायस्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज जो है वो एंजाइम यूज़ होते हैं। बेटा इनके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके कम्प्लेक्स जो है वो फंक्शंस होती हैं। आपको जस्ट नाम याद करने हैं, यहाँ पर उनकी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब डिटर्जेंट्स की बात करें, डिफरेंट किस्म के डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें तो आपने अक्सर मशहूरी देखी होगी, क्या बात है बोनस की, एरियल हु, सर्फ एक्सेल, दाग तो अच्छे होते हैं। खैर मैं कोई ऐड नहीं सुना रहा, लेकिन जस्ट बात कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंट किस्म के डिटर्जेंट्स की, तो बेटा डिफरेंट किस्म के जो डिटर्जेंट्स हैं उनके अंदर ऐसे बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए क्या यूज़ होते हैं, एंजाइम यूज़ होते हैं। तो क्योंकि हमारी जो हम खुराक खाते हैं उसके अंदर मोस्टली किसका कंटेंट होता है, बायो मटीरियल्स का, यानी कि आपके लिविंग थिंग्स के रिलेटेड कोई चीज़ मौजूद होती है। जैसे हम गोश्त खा रहे हैं तो गोश्त की जाहिर सी बात है उसके अंदर प्रोटीन होगी, प्रोटीन के दाग और धब्बे लग सकते हैं। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट के दाग और धब्बे लग सकती हैं। इसी तरीके से आपके जो है डिफरेंट किस्म के जो है लिपिड्स हो सकती हैं, लिपिड्स के जो है वो दाग और धब्बे लग सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म के जो है प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इनको तोड़ने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, एंजाइम, ताकि आसानी से कपड़ों की सफाई हो सके। तो एंजाइम यूज टू रिमूव स्टेन एंड डर्ट, इन्हें गंदगी और धब्बे खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइपेज बेटा किस लिए, लाइपेज याद रखें लिपिड से कि लाइपेज यूज होता है फैटी एसिड के स्ट्रेन को खत्म करने के लिए। जो लिपिड की वजह से स्ट्रेन लगते हैं, जो धब्बे लगते हैं, उनसे उनको खत्म करने के लिए लाइपेज यूज होता है। इसी तरीके से अमाइलेज ज्यादातर स्टार्च की स्ट्रक्चर को, स्टार्च का अगर हम बात करते हैं तो बेटा हमने पढ़ा था स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के दाग और धब्बे के लिए हम क्या यूज करेंगे, अमाइलेज। सेलुलोज बेटा किस लिए यूज होगा, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए, ग्लूकोज में डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोज को, कि सेलुलोज को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे प्रोटीएज एंजाइम होते हैं। प्रोटीएज लफ्ज याद रखें प्रोटीन से, कि प्रोटीन क्या करती हैं, प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं प्रोटीएज। ठीक हो गया। आगे आता है प्यूरिफिकेशन और जूसेस। बहुत सारे जूस की सफाई के लिए भी क्या यूज होते हैं, एंजाइम जो है वो उनकी बहुत ज्यादा मिकदार यूज होती है। इसी तरीके से फर्मेंटेशन के अंदर अभी हमने पढ़ा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इस तरीके से बेटा एक और तरह की फर्मेंटेशन होती है जिसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है और उसके जरिए डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। इसके अलावा डो बनाने के लिए, इसके अलावा डबल रोटी बनाने के लिए और बहुत सारी बन मक्खन जिसे हम कहते हैं बन बनाने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेशन का यूज़ किया जाता है। इसके लिए मोस्ट कॉमन जो एंजाइम होता है वो होता है अमाइलेज, जो इसके लिए यूज़ होता है। आइसक्रीम बनाने की इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एंजाइम यूज़ किए जाते हैं जो कि ग्लूकोज को उसके लेस स्वीट फॉर्म से उसकी मोर स्वीट फॉर्म गलैक्टोज में कन्वर्ट कर देती हैं। इसके अलावा लैक्टोज को भी ग्लूकोज और गलैक्टोज में कन्वर्ट कर देती हैं, जिससे क्या होता है आइसक्रीम के अंदर ज़्यादा जो है वो जायका पैदा होता है, जिसकी वजह से आपकी जो आइसक्रीम है वो ज़्यादा मीठी जाती है। इसी तरीके से अगर हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करें, डिफरेंट किस्म के दूध की अशिया के अंदर भी क्या यूज़ होती हैं, ये एंजाइम यूज़ होते हैं। योगर्ट बनाने के लिए, डिफरेंट किस्म की दही बनाने के लिए या दही से बने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, मक्खन बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, क्रीम बनाने के लिए भी हम डिफरेंट किस्म के एंजाइम का यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारा टॉपिक, हमारा ये लेक्चर 5 कंप्लीट हो गया, इसका पार्ट 2 और इंशाल्लाह अगली बार लेक्चर जो है वो अगला चैप्टर को हम शुरू करेंगे और इसी तरीके से इंशाल्लाह अगर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।